नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और आज हम यहाँ पे नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान की हिस्ट्री। तो गाइस, राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बीएसटी बेस पे पढ़ाऊंगा। जितने भी आपके यहाँ पे बीएसटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की हिस्ट्री से, वो सारा मैं आपको यहाँ पे मटेरियल पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारी क्लास है, इससे आपका अगर हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से और खुलकर हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, और वही बात आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे, यानी कि जो मेवाड़ रियासत है उसके बारे में हम यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, जो मेवाड़ का इतिहास है। सही है। तो गाइज मेवाड़ के इतिहास में जो सबसे पहले हमारे पास आता है तो वो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है गोहिल वंश। ठीक है, तो गोहिल वंश के बारे में हम यहाँ पे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। गोहिल वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, और जितने भी यहाँ पे शासक आते हैं और सभी की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो गोहिल वंश है दोस्तों, तो मेवाड़ में हम यहाँ पे पढ़ने वाला है गोहिल वंश के बारे में। तो गोहिल वंश पढ़ेंगे हम यहाँ पे। चलिए दोस्तों, ये जो गोहिल वंश है इसके जितने भी यहाँ पे शासक आने वाले हैं वो शासक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए आप सभी ने यहाँ पे मेरे को काफ़ी विश किया, जो आज मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में आपका इस यहाँ पे जो सीरीज है वो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान की हिस्ट्री, और इसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं जो गोहिल वंश की। तो गोहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो गोहिल है दोस्तों, इसका संस्थापक या फिर हम कहें आदि पुरुष या फिर हम कहें मूल पुरुष, ये कौन है, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गोहिल वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो इसका जो संस्थापक है गोहिल वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों, या फिर हम इसको मूल पुरुष भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको आदि पुरुष भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गोहिल। ठीक है, गोहिल के द्वारा ही गोहिल वंश की स्थापना की गई थी, तो गोहिल हो जाएगा, या फिर हम इसको गुहादित्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको गुहादित्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इसके सन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों सन हमारे पास हो जाएगा 566 ईस्वी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 566 ईस्वी में ही गोहिल ने यानी कि गोहिल वंश की स्थापना की थी, और हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो बात कर रहे हैं मेवाड़ की। ठीक है, गोहिल वंश पर शासक यानी कि मेवाड़ पर शासक किसने किया है, मेवाड़ पर शासक किया है दोस्तों गोहिल ने। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ यानी कि जो मेवाड़ है इनके शासकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो यानी कि जो मेवाड़ है दोस्तों इसके शासकों को हिंदुजा सूरज कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको लिखनी है। ठीक है, यानी कि जो मेवाड़ के शासक हैं तो दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हिंदुजा सूरज। ठीक है, चलिए तो मेवाड़ के शासकों को ही यानी कि जो मेवाड़ के शासकों को ही हिंदुजा सूरज कहा जाता है। हिंदुजा सूरज कहने का कारण क्या था दोस्तों, ये इसलिए है क्योंकि जैसे कि सूरज के समय इन्होंने यहाँ पे काफी लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक इतिहासकार आता है, और उस इतिहासकार का दोस्तों यहाँ पे नाम है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ये इतिहासकार है, और इन्होंने ही दोस्तों गोहिल को नौशेखा आदिल की संतान बताया। ठीक है, इन्होंने यानी कि जो अबुल फजल है इन्होंने गोहिल को नौशेखा आदिल की संतान बताया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यानी कि नौशेखा आदिल की संतान किसने कहा है, तो दोस्तों अबुल फजल ने कहा है मेवाड़ के शासकों के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और गैस एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो देख के आती है कि हिंदू पथ शासक किसको कहा जाता है। ठीक है, हिंदुजा सूरज तो दोस्तों कहा जाता है मेवाड़ के शासकों को। और जो एक और यहाँ पे बात निकल के आती है वो ये आती है कि
हिंदुपत शासक किसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हिंदुपत शासक कौन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको याद करना, जो महाराणा यानी कि जो राणा सांगा है, राणा सांगा को दोस्तों हिंदुपत शासक कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो गोहिल है इसके पिताजी का नाम क्या था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लो कि जो गोहिल है इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, इनका पिता का नाम था शिलादित्य, ठीक है। तो शिलादित्य इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। तो गाइस ये थी इंपॉर्टेंट बातें जो कि गोहिल वंश से, यानी कि गोहिल वंश के बारे में जो पूछा जाता है गोहिल से, ठीक है। तो गोहिल ये जो संस्थापक है, मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा गोहिल। गोहिल के द्वारा ही गोहिल वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। स्थापना की डेट आपको याद रखनी है कि 566 यानी कि ईस्वी इसकी डेट है, ठीक है। गोहिल के अगर पिताजी की बात करते हैं तो ये जो है पिताजी, ये है शिलादित्य, ठीक है। ये जो पिताजी है ये कहाँ के थे दोस्तों, ये आते गुजरात के, ठीक है। ये गुजरात के शासक थे। ये नॉर्मल सी बात है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको तो बस इतना याद रखना है कि गोहिल वंश की जो स्थापना की है वो किसके द्वारा यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों गोहिल वंश की जो स्थापना है वो की गई थी गोहिल के द्वारा, और 566 ईस्वी आपको याद रखना है। गोहिल वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। तो संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, संस्थापक हमारे पास हो जाएगा गोहिल, इसका संस्थापक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ के शासकों को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मेवाड़ के शासकों को हिंदुजा सूरज कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अबुल फजल ने, ठीक है, यहाँ पर अबुल फजल आ जाएगा, ठीक है। अबुल फजल ने इनको क्या कहा है, यानी कि गोहिल वंश को क्या कहा है, तो इन्होंने नौशेखा आदिल की संतान बताया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हिंदुपत शासक किसको कहा जाता है, राणा सांगा को कहा जाता है, ठीक है। राणा सांगा को हिंदुपत शासक कहा जाता है। राणा सांगा के बारे में हम आगे बात करेंगे, ये हमारे आगे आने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी जानकारी हमारे बारे में, यानी कि गोहिल के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे बता दी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ में आप पे बात करने वाले हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जो है वो हमारा यहाँ पे सेकंड शासक आता है बप्पा रावल, जिसको काल भोज भी कहा जाता है, ठीक है। तो बप्पा रावल के बारे में बात करेंगे। बप्पा रावल है जो मेवाड़ का काफी प्रतापी शासक रहा है, और इसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाली, ठीक है। फालतू बात आप हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू बात करने वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आते एग्जाम में। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो बप्पा रावल है इसकी थोड़ी बहुत कहानी है, वो मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि बप्पा रावल दोस्तों ये हारित ऋषि की गायें चराया करता था, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है, तो इसको अच्छे से सुन लेना। जो हारित ऋषि है, ये यानी कि जो बप्पा रावल है, ये बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराया करता था, ठीक है। एक समय की बात है जब यानी कि जो गायें भी बप्पा रावल ही दुआ करता था, यानी कि जो दूध निकालने का जो कार्य किया करता था वो बप्पा रावल ही किया करता था। एक बात के समय, यानी कि एक बार जो एक गाय थी वो यानी कि जब बप्पा रावल उसको धोता तो उससे दूध नहीं निकलता था। बप्पा रावल ने सोचा शायद कोई यहाँ पे जो राहगीर होगा वो दूध निकाल के पी गया होगा। लेकिन गाइस जो सेकंड डे यानी कि जो दूसरा दिन आता है, दूसरा दिन जब बप्पा रावल उस गाय का दूध निकालने बैठता है तो वो गाय दूध नहीं देती है। तो बप्पा रावल यहाँ पे सोचता है कि शायद आज भी किसी मुसाफिर ने या राहगीर ने गाय का दूध निकाल लिया होगा, ठीक है। जब तीसरे दिन भी यही घटना होती है, वही गाय दूध देना बंद कर देती है, तो बप्पा रावल का दिमाग है वो थोड़ा चौंका-चौंध हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। बप्पा रावल उस गाय के पीछे पीछे जाता है नेक्स्ट डे, ठीक है। अगले दिन बप्पा रावल उस गाय के पीछे पीछे जाता है और देखता है दोस्तों वो गाय जो है एक गुफा की ओर जा रही है, ठीक है। वो गाय एक गुफा की ओर जा रही है और उस गुफा में बीच में जाकर रुक जाती है और वहां पर दोस्तों रुक के अपनी धार छोड़ने लग जाती है। एक कहानी है, काफी अच्छी कहानी है इसके बारे में। और जब बप्पा रावल को गुस्सा आता है कि ये गाय वहां पर दूध कैसे निकाल रही है, तो जब बप्पा रावल वहां पर जाता है और वहां पर पत्तों का एक ढेर था, उस पत्तों के ऊपर वो गाय दूध अपना दे रही थी। तो दोस्तों जब बप्पा रावल उस पत्ते को ढेर को यहाँ पे हटाता है तो वहां पर एक शिवलिंग वहां पे निकलता है, यानी कि एक भगवान शंकर की एक शिवलिंग जो होता है वो वहां पे निकलता है, ठीक है।
तो बप्पा रावल समझ जाता है कि ये जो है वो साक्षात ये इन शिवलिंग का ही चमत्कार है। तो दोस्तों वो जो शिवलिंग था उसका नाम था एकलिंग जी, ठीक है। एकलिंग जी वो मूर्ति थी और उस एकलिंग जी की मूर्ति को बप्पा रावल अपने पास ले आया, ठीक है। और बप्पा रावल दोस्तों उनकी पूजा करने लगा और हारित ऋषि के जो आश्रम में बप्पा रावल रहता था, यानी कि हारित ऋषि की जो गाय चलाता था बप्पा रावल, तो हारित ऋषि और एकलिंग जी के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने मेवाड़ को जीता था, ठीक है। तो मेवाड़ को जीतेगा, अब कौन जीतेगा? बप्पा रावल जीतेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी थी, यानी कि जो बप्पा रावल विजय करेगा दोस्तों ये करेगा एकलिंग जी के आशीर्वाद से, ठीक है। यानी कि एकलिंग जी वह हारित ऋषि, ठीक है, वह हारित ऋषि के आशीर्वाद से एकलिंग जी वो हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीता था, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, ठीक है। और दोस्तों जब इस समय यानी कि जब बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है तो इस समय यहाँ का जो शासक था दोस्तों, उस शासक का नाम क्या था? इस शासक का जो नाम है दोस्तों ये था मानमोरी, ठीक है। मानमोरी मौर्य इस समय यहाँ का शासक था। तो दोस्तों जो मानमोरी मौर्य है इसको बप्पा रावल यहाँ पे हरा देता है। चलिए, तो बप्पा रावल एकलिंग जी और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण जब करता है तो उस समय वहां का जो शासक था मानमोरी मौर्य को एकलिंग यानी कि जो बप्पा रावल है ये हरा देता है, ठीक है। इसको हराने के बाद दोस्तों जो बप्पा रावल है ये यहाँ पर यानी कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाता है और ये जहाँ पर रहता था यानी कि नागदा में, तो यहाँ पर आता है और अपनी एक राजधानी का ये निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो बप्पा रावल है अपनी एक राजधानी बनाएगा और राजधानी जो कहां पर बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा राजधानी, ठीक है। जो बप्पा रावल यहाँ पे दोस्तों राजधानी बनाएगा ये बनाएगा नागदा उदयपुर में, ठीक है। नागदा उदयपुर में। चलिए, तो नागदा दोस्तों कहां पर है? नागदा उदयपुर में है और बप्पा रावल इसको राजधानी बनाएगा तो ये मेवाड़ की प्रथम राजधानी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि बप्पा रावल ने सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी वो नागदा उदयपुर में बनाई थी और दोस्तों ये जो राजधानी है वो मेवाड़ की प्रथम राजधानी कहलाएगी, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना, जो यानी कि जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी है, ठीक है। प्रथम राजधानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? यानी कि नागदा उदयपुर हो जाएगी और इसका जो बनाने वाला जो शासक है वो बप्पा रावल बनाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये राजधानी के बारे में, क्योंकि जितने भी आगे शासक आएंगे उनकी राजधानियां चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसी कारण याद करना है आपको कि बप्पा रावल ने जो प्रथम राजधानी बनाई थी ये बनाई थी नागदा उदयपुर में, ठीक है। क्योंकि जो ये शासक था यहाँ पे बप्पा रावल यहाँ का शासक था, ठीक है, यहाँ का रहने वाला था ये, तो ये जो राजधानी बनाएगा वो यहाँ पर ही बनाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि नागदा में ही यानी कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर भी यानी कि बनाने के सोचेगा ये। तो एकलिंग जी मंदिर का जो निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने वो कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था, ठीक है। नागदा से थोड़ी सी दूरी एक गांव है कैलाशपुरी और कैलाशपुरी में ये मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि बप्पा रावल एकलिंग जी का जो निर्माण करवाएगा यानी कि मंदिर का निर्माण करवाएगा, ठीक है। तो एकलिंग जी का जो मंदिर का निर्माण करवाएगा बप्पा रावल ये कहां पर करवाएगा दोस्तों? ये कैलाशपुरी में करवाएगा और ये कैलाशपुरी दोस्तों कहां पर है? ये उदयपुर में, ठीक है। चलिए, तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों होता क्या है, जितने भी यहाँ पे शासक आएंगे यानी कि युद्ध करने जब जाएंगे शासक तो सबसे पहले करेंगे क्या? वो सबसे पहले जाएंगे एकलिंग जी के मंदिर में, ठीक है। वो जाएंगे इसलिए क्योंकि जो एकलिंग जी के आशीर्वाद से ही मेवाड़ पर जो बप्पा रावल ने अधिकार दोस्तों यहाँ पे किया था, तो बप्पा रावल इनको अपना क्या मानता था? राजा मानता था, ठीक है। और उनको यानी कि स्वयं को बप्पा रावल स्वयं को क्या मानता था? उनका दीवान मानता था, यानी कि जो मंत्री मानता था, ठीक है। यानी कि मेवाड़ के जो राजा हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी यानी कि जो मेवाड़ के राजा हैं वो कौन है दोस्तों? तो मेवाड़ के राजा हो जाएंगे एकलिंग जी, ठीक है। ये मेवाड़ के राजा हैं, इनके आशीर्वाद से मेवाड़ का जो है पूरा का पूरा प्रशासन
चलेगा। अब होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जो जितने भी यहाँ पे राजा आएंगे, अगर वो कभी युद्ध पे जाते हैं तो सबसे पहले करें क्या, सबसे पहले अपने राजा से अनुमति लेने जाएंगे। ठीक है, तो इनके राजा कौन है, इनके राजा है एकलिंग जी। तो सबसे पहले इनकी अनुमति यहाँ पे लेने जाएंगे, और अनुमति जब लेने जाएंगे तो गाइज उस परंपरा को क्या कहा जाता है। ठीक है, अनुमति लेने की जो परंपरा होती है उसको कहा जाता है आक्सा लेना या पाती लेना। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना। एकलिंग जी से जब ये आशीर्वाद लेंगे दोस्तों, तो एकलिंग जी से आशीर्वाद लेने की जो परंपरा होती है, यानी कि जो मेवाड़ के शासक एकलिंग जी से आशीर्वाद लेंगे, और उस आशीर्वाद लेने की जो परंपरा होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है आस्का लेना। ठीक है, यहाँ पे देखना, आस्का लेना, या फिर हम कह सकते हैं पाती लेना। ठीक है, चलिए, तो ये था एकलिंग जी से अगर कोई शासक जाता है तो उसको कहा जाता है आस्का लेना या पाती लेना। एक और दोस्तों बात यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट बात है, चलिए उसको समझो। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम, यानी कि जो सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के जारी करेगा, तो सोने के सिक्के जारी करने वाला जो शासक है वो बप्पा रावल है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सोने के सिक्के जारी करने वाला चलिए, तो सोने के सिक्के जारी करने वाला जो शासक है वो कौन हो जाएगा दोस्तों, बप्पा रावल हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पे बप्पा रावल को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बप्पा रावल जो है वो एकलिंग जी और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, और चित्तौड़गढ़ का जो शासक था मानमोरी मौर्य, उसको हराया था। ठीक है, लेकिन गाइस जब इसको हरा दिया, तब चित्तौड़गढ़ को बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नहीं बनाया था, और अपनी राजधानी ये कहां पर बनाएगा, ये बनाएगा राजधानी नागदा उदयपुर में। ठीक है, ये मेवाड़ की प्रथम राजधानी कहलाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, नागदा उदयपुर इसकी प्रथम राजधानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो कि सोने के सिक्के जारी करने वाला जो शासक है वो था हमारा बप्पा रावल। ठीक है, उसके बाद एकलिंग जी के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने जब मेवाड़ को जीत लिया था दोस्तों, तो एकलिंग जी का ये मंदिर बनवाएगा, और उस मंदिर को जो निर्माण दोस्तों ये करवाएगा कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये मंदिर यहाँ पे मान लीजिए कि ये मंदिर हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, ये मंदिर है, ये बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो कि बप्पा रावल ने बना चुका है। ठीक है, इसके जो दोस्तों दीवार का यहाँ पे निर्माण करवाएगा जो शासक आएगा एक, और इसकी जो दीवार का यहाँ पे निर्माण करवाएगा ये करवाएगा राणा मोकल। ठीक है, तो एक शासक आएगा मोकल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे मोकल के बारे में। मोकल कौन था, राणा लाखा का पुत्र था ये मोकल, तो मोकल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मोकल जो है वो इस मंदिर के चारों ओर एक परकोटे का निर्माण करवाएगा या फिर एक दीवार का निर्माण करवाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बप्पा रावल के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, इनसे बाहर क्वेश्चन आज दिन तक नहीं जाता और ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो अल्लट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अल्लट जो है वो हमारा अगला शासक यहाँ का है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अल्लट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था अल्लट के बारे में। तो देखो दोस्तों, अल्लट भी यहाँ पे काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो तीसरा शासक हमारा आएगा मेवाड़ में वो है दोस्तों अल्लट। ठीक है, अल्लट को ही कई बार आलू राव भी कहा जाता है इसको। तो देखो इसने अपने शासन काल में क्या क्या किया है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसने किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसने अपनी जो राजधानी है वो नागदा से हटाकर दोस्तों इसने कहां पर बनाई थी, वो बनाई थी अहाड़ में। ठीक है, अहाड़ में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अभी दोस्तों ये जो अहाड़ है कहां पर है, ये उदयपुर में, और उदयपुर में दोस्तों इसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखो जो पहली राजधानी थी वो आपको मैं बता चुका हूं पहले, कि जो पहली राजधानी थी मेवाड़ की वो बप्पा रावल ने बनाई थी, और कहां पर बनाई थी, नागदा उदयपुर में बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरा शासक आता है दोस्तों अल्लट, इसने अपनी जो राजधानी है वो कहां पर बनाई थी, अहाड़ में बनाई थी, और अहाड़ भी कहां पर है, उदयपुर में ये। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो मेवाड़ की सेकंड राजधानी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना। ठीक है, तो मेवाड़ की जो दूसरी राजधानी है दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी, अहाड़ हो जाएगी। ठीक है, अहाड़ कहां पर है दोस्तों, ये उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अहाड़ जो अल्लट है इसने यहाँ पर दोस्तों अहाड़ में ही एक
मंदिर का निर्माण करवाया है और कई बार पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो उस मंदिर का नाम क्या था दोस्तों? इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये वराह मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था अल्लट ने अहाड़ में। ठीक है, अहाड़ में इसका निर्माण करवाया था। और गाइस देख लो, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अल्लट ने दोस्तों यहाँ पर एक हूण राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक है, अब देखो अपने राजस्थान में हूण तो है नहीं, तो ये अपने राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाएगा। ठीक है, जो हूण है, जो राजकुमारी से ये विवाह करेगा अल्लट, ये विवाह करता है दोस्तों एक हूण राजकुमारी से। ठीक है, ये हूण राजकुमारी है और इससे ये विवाह करेगा, जो कि अपने राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हूण अपने राजस्थान में है नहीं। ठीक है, तो ये बाहर से लेके आएगा इसको। ये हूण एक राजकुमारी है, इसका नाम क्या है? ठीक है, नाम आप देख लेना, हूण राजकुमारी, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है हरिया देवी। ठीक है, हरिया देवी इसका नाम हो जाएगा। नाम भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है हरिया देवी, इसका नाम है। ठीक है, ये हूण राजकुमारी से जो कि अल्लट इससे विवाह करेगा, ये अपने राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों में हम यहाँ पे बात करते हैं कि अल्लट जो है, अल्लट ने ही एक यहाँ पर प्रथा शुरू की थी, तो नौकरशाही प्रथा शुरू की थी। ठीक है, तो नौकरशाही जो प्रथा है, इसको शुरू करने वाला जो शासक था वो भी अल्लट ही है। ठीक है, तो ये 2-4 बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है अल्लट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो बात है कि अल्लट ने अहाड़ उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि मेवाड़ की दोस्तों दूसरी राजधानी थी। ठीक है, किसकी थी दोस्तों? ये मेवाड़ की। ठीक है, तो मेवाड़ की सेकंड राजधानी हो जाएगी अहाड़, कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, और जो ये वराह मंदिर बना हुआ है ये भी अहाड़ में ही बना हुआ है। उसके बाद विवाह किया था दोस्तों अल्लट ने एक हूण राजकुमारी से, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था हरिया देवी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध वराह मंदिर है ये कहां पर है? ठीक है, तो दोस्तों जो वराह मंदिर है प्रसिद्ध वाला, ठीक है, चलिए, तो जो वराह मंदिर है दोस्तों ये कहां पर है? पुष्कर में। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो जो प्रसिद्ध है, ठीक है, ये प्रसिद्ध वाला हो जाएगा। चलिए, तो प्रसिद्ध जो वराह मंदिर है ये कहां पर बना हुआ है दोस्तों? ये बना हुआ है पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर कहां पर है? पुष्कर अजमेर में है, और जो प्रसिद्ध वराह मंदिर हो जाएगा पुष्कर में। ठीक है, मैं आपसे पूछ लो कि वराह नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो जो वराह नगरी है वो हो जाएगी हमारी बारा। ठीक है, वराह जो नगरी है ये कौन सी दोस्तों? ये है बारा। ठीक है, आप सभी जानते हैं बारा, तो बारा को ही दोस्तों वराह नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बातें हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों हमारे जो अगला शासक आता है वो आएगा शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बारे में 2-3 बातें हैं कि शक्ति कुमार के समय मालवा के जो परमार वंश था उसका अधिकार हो जाता है मेवाड़ पर। ठीक है, उसके बाद जो भोज परमार आएगा, भोज परमार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाएगा, और उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है शमदीश्वर मंदिर। ठीक है, उसका निर्माण वहां पे करवाएगा भोज परमार। उसके बाद भोज सर तालाब का भी निर्माण करवाएगा भोज परमार। भोज सर तालाब का भी निर्माण करवाएगा, कहां पर करवाएगा? नागदा उदयपुर में उसका निर्माण करवाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शमदीश्वर मंदिर है, यानी कि जो भोज परमार ने शमदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में, उसका जब जीर्णोद्धार करवाएगा, कौन करवाएगा? मोकल करवाएगा। ठीक है, तो उसका जीर्णोद्धार करवाएगा, मोकल करवाएगा, और तभी से उस मंदिर को क्या कहा जाता है? मोकल जी का मंदिर कहा जाता है। ये भी कुछ बातें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे जयद्रथ सिंह के बारे में, इसके बाद रतन सिंह के बारे में बात करेंगे, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा है, प्रताप, दोस्तों सभी के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज हमारे पास 2 महीने हैं, और 2 महीने में हमें 20 टीसी का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जहां पर भी आप शेयर कर सको हमारी इस वीडियो को।
उसको इसको शेयर करो, ठीक है। और गाइज लाइक करना मत भूलना यार, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगले शासक के साथ। जय हिंद, जय भारत।